मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा से आचार्य इतिहास रच के महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए बीए पार्ट फर्स्ट विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के साधनों के अंतर्गत आपको धार्मिक साहित्यों के बारे में बताया। आज हम आपको धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो है, इसको जानने के हमें अब तक जो साधन उपलब्ध हुए हैं, उन साधनों के अंतर्गत धार्मिक साहित्यों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो है, इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो साहित्य है जिनका संबंध धर्म से ना होकर बल्कि अन्य किसी विषयों पर लिखे गए जो साहित्य हैं, उसको धर्म यानी निरपेक्ष साहित्य जो है माना जाता है। हमारे भारत में प्राचीन काल में अनेकों धार्मिक साहित्यों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो थे लिखे गए, और उन साहित्यों का अगर हम अध्ययन करें तो उससे भी इतिहास की जानकारी जो है मिलती है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके लेखक जो है कौटिल्य अर्थात चाणक्य जो है, इनको माना जाता है। और कौटिल्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उनके दरबार में रहते हुए उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक यानी ग्रंथ जो था लिखा, और जिसका इतिहास में अत्यधिक महत्व है। और इससे चौथी शताब्दी के अंतर्गत अर्थात मौर्य वंश के समय भारत की शासन व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी जो है मिलती है। धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में एक नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी का आता है। ये ग्रंथ जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। इससे मौर्य काल से पूर्व हमारे भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त जो है होती है। धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में एक नाम विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का भी आता है। इस ग्रंथ के लेखक विशाख दत्त है। इससे नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना, इसके बारे में जानकारी जो है उपलब्ध होती है। ठीक इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में पंतजलि का महाभाष्य, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है। इससे मौर्य वंश और शुंग वंश के विषय में यानी हम जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। बाणभट्ट का हर्षचरित्र, ये भी एक महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है जो हमें 7वीं शताब्दी के अंतर्गत हर्षवर्धन के समय की घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान जो है करता है। गार्गी साहित्य, ये भी इतिहास में धर्मनिरपेक्ष साहित्यों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण साहित्य है। इससे हमें भारत पर यवनों के द्वारा जो आक्रमण किए गए उसके बारे में जानकारी जो है उपलब्ध होती है। कलहन की राजतरंगिणी, ये ग्रंथ जो है ये 12वीं शताब्दी के अंतर्गत कलहन के द्वारा लिखा गया। इससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में यानी उसके संदर्भ में हमें जानकारी जो है मिलती है। ठीक इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में वाकपति राज का गौड़वहो नामक ग्रंथ जो है, ये भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। इससे कनौज के राजा यशोवर्मन की विजय के बारे में हम जानकारी हासिल जो है कर सकते हैं। चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो, ये भी धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में महत्वपूर्ण साहित्य है, जो चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें जानकारी या उनके समय की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान जो है करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे धर्मनिरपेक्ष साहित्यों के अंतर्गत परमिल गुप्त का नव साहसक चरित्र भी एक ग्रंथ माना जाता है, जिससे परमार वंश के बारे में या उनके इतिहास के बारे में जानकारी जो है मिलती है। धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में कालिदास का नाम जो है ये भी बड़ा प्रसिद्ध है, जिन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे, जिसमें मालवी का अग्निमित्र नामक ग्रंथ जो है ये शुंग वंश के यानी कि राजकुमार अग्निमित्र यानी उनके द्वारा यवनों के ऊपर की गई विजयों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, ये ग्रंथ जो है ये गुप्त काल में उत्तर तथा मध्य भारत की सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हमें जानकारी जो है प्रदान करता है।
कालिदास का रघुवंश नामक साहित्य ये गुप्त वंश में लिखा गया। इससे समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। अर्थात ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य और अनेकों ग्रंथ जो हैं ये भी हमें प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्यों के साथ साथ एक नाम विदेशी यात्रियों के विवरण का भी आता है। भारत के अंतर्गत समय समय पर अनेकों विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारत के अंतर्गत रहकर जो कुछ देखा या उन्होंने अनुभव किया या उनसे जिससे वो प्रभावित हुए उसका वर्णन उन्होंने अपने विवरण के अंतर्गत जो था कर दिया। उनके इन विवरण से हमें भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति इत्यादि के बारे में जानकारी जो है मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत प्राचीन काल में भारत में जो विदेशी यात्री आए उसमें यूनानी, चीनी, तिब्बत और अरब के यानी विदेशी यात्रियों का योगदान जो है माना जाता है। सबसे पहले हम यूनानी लेखकों की बात करते हैं। हमारे भारत में प्राचीन काल में कई यूनानी विद्वान आए जिसमें हेरोडोटस का नाम भी आता है, जिसने हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ जो था लिखा और जिसे इतिहास का जनक भी माना जाता है। इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत जो थे उनके समय की राजनीतिक स्थिति इत्यादि क्या थी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक इसी प्रकार सिकंदर के समय में भी भारत में अनेकों विद्वानों का भारत में आगमन हुआ और उनके अंतर्गत नियार्कस, ओनेसिक्रिट्स और अरिस्टोब्यूल्स का नाम आता है, जिन्होंने सिकंदर की जीवनी के बारे में, उनके भारत के अंतर्गत उनके विजय अभियानों के बारे में उन्होंने जानकारी जो है प्रदान की है। ठीक इसी प्रकार भारत में जो विदेशी यात्री आए उनमें मेगास्थनीज का नाम भी आता है। ये यूनान के राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत के अंतर्गत आए और उन्होंने इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा। ये इंडिका नामक ग्रंथ से हमें उस समय की यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक और समय की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक और धार्मिक स्थिति इत्यादि के बारे में जानकारी जो है प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार विदेशी यात्रियों में एरियन, स्ट्रेबो और जस्टिन का नाम भी आता है। इन लेखकों ने भी अपने ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा जिससे भी हम इतिहास की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब यूनानी लेखकों की बात आती है उसमें टालमी का नाम भी बड़ा प्रमुख माना जाता है, जिसने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अपने विवरण में जानकारी जो है प्रदान की है। यूनानी यात्रियों के अंतर्गत प्लिनी नामक एक लेखक का नाम भी आता है, जिसने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा है, जिससे भारत के जीव जंतुओं के बारे में, पशुओं के बारे में, पौधों के बारे में और खनिज पदार्थ इत्यादि के बारे में जानकारी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चीनी लेखकों की। भारत के अंतर्गत समय समय पर कई चीनी यात्री आए। उनमें फाइयान ये 5वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में आए और लगभग 14 वर्ष तक ये भारत में रहे और उन्होंने अपने विवरण के अंतर्गत बौद्ध धर्म और इसके अलावा भारत की स्थिति के बारे में जानकारी दी। ठीक इसी प्रकार विदेशी यात्रियों में चीनी यात्रियों में हिंसांग का नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है, जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आए। लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहे। अनेकों स्थानों की उन्होंने यात्रा की और उन्होंने अपने विवरण में भारत की धार्मिक दशा और राजनीतिक दशा के और भारत के रीति रिवाज और शिक्षा पद्धति के बारे में जो उल्लेख किया है उससे भी हम इतिहास की जानकारी जो है ले सकते हैं। विदेशी यात्रियों में ईद सिंह का नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में वो भारत में आए। उन्होंने विक्रमशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पर उन्होंने शिक्षा जो थी ग्रहण की और उन्होंने अपने विवरण के अंतर्गत भारत की बौद्ध शिक्षा के बारे में, वेशभूषा के बारे में, खान पान के बारे में और इन संस्थाओं के बारे में उन्होंने जानकारी जो है दी है। अब हम बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत से भी भारत में समय समय पर कई विदेशी यात्री आए, लेकिन उसमें लामा तारानाथ का नाम बड़ा प्रसिद्ध है और जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे। इससे मौर्य काल और उसके पश्चात की घटनाओं के बारे में जानकारी जो है मिलती है। हालांकि उनका विवरण जो है उसमें उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, लेकिन फिर भी हम उसे इतिहास की जानकारी जो है ले सकते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में अरबी लेखकों का भी बड़ा योगदान माना जाता है। भारत के अंतर्गत 8वीं शताब्दी के बाद
कहते हैं कि भारत में कई अरब से भी कई यात्रियों का आना हुआ। उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे, जिसमें अल-बर्नी का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, जिसने तहकीक हिंद नामक एक ग्रंथ लिखा। और वो इस रचना से हमें 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की दशा क्या थी, इसके बारे में जानकारी जो है मिलती है। ठीक इसी प्रकार जब हम अरब की बात करते हैं, अरब से हमारे भारत में अल-बर्नी के अलावा और भी कई विदेशी यात्री आए, जिसमें अल बिरादरी, सुलेमान और अल मसूदी का नाम बड़ा प्रमुख माना जाता है। उन्होंने अपने विवरण में भारत की राजनीतिक दशा के बारे में, आर्थिक दशा के बारे में और मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण कब और कैसे किए और किस प्रकार उन्होंने भारत पर अधिकार किया, उनके विजय अभियानों के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है प्राचीन काल का, इसको जानने के लिए जितना महत्वपूर्ण योगदान धार्मिक साहित्यों का माना जाता है, उतना ही योगदान जो है धर्मनिरपेक्ष साहित्यों का भी है। और अगर हम उसका सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें या अवलोकन करें, तो उससे इतिहास के बहुत से पक्षों के बारे में, राजवंशों के बारे में, हमारे भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।